गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे समाजवाद, प्रजातंत्र एवं पंथ निरपेक्षता के राष्ट्रीय लक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य। तो सबसे पहले हम बात करेंगे या चर्चा करेंगे समाजवाद की, कि समाजवाद का अर्थ क्या है, और उससे भी पहले हम ये बात करेंगे कि समाजवाद की पृष्ठभूमि क्या है। तो समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट ओवेन के विचारों को प्रसारित करने के लिए ओनाइट कोऑपरेटिव में व्यक्तिवादी विचारों के विरुद्ध भावों को प्रदर्शित करने के लिए किया गया था, और ये 1827 में किया गया था। रॉबर्ट ओवेन ने स्वयं समाजवाद शब्द का प्रयोग 1835 में किया। 1835 में स्वयं रॉबर्ट ओवेन ने शब्द का प्रयोग किया। तो अब हम समझते हैं समाजवाद का अर्थ क्या है, फिर उसके बाद समझेंगे कि समाजवाद की परिभाषा क्या है। सबसे पहले हम समाजवाद के अर्थ को समझते हैं। समाजवाद शब्द अंग्रेजी के सोशलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतर है या पर्याय है, जो सोशियस नामक शब्द से बना है। तो सोशलिज्म है वो सोशियस नामक शब्द से बना है, जिसका अर्थ है समाज। अतः समाजवाद का संबंध समाज और उसमें हुए परिवर्तनों से माना जाता है। समाजवाद का अर्थ समाज एवं उसमें हुए परिवर्तनों से माना जाता है। इसमें कुछ प्रमुख परिभाषाएं हैं। इसमें जो फर्स्ट परिभाषा या डेफिनेशन है वो इमाइल की है। इन्होंने कहा है कि समाजवाद का अर्थ है श्रमिकों की एक ऐसी व्यवस्था जो पूंजीवादी संपत्ति को सामाजिक संपत्ति में परिवर्तित करने के उद्देश्य से राज सत्ता को प्राप्त करेगी। जो इमाइल है ये बोलते हैं कि जो पूंजीवादी सत्ता होगी वह समाप्त कर दी जाएगी, और उसके स्थान पर श्रमिकों की, या जो बुर्जुआ वर्ग भी बोलते हैं जिनको, श्रमिकों की सामाजिक सत्ता प्राप्त की जाएगी। अर्थात जो राज्य के संसाधन होंगे, जो देश के संसाधन होंगे, उस पर मजदूर वर्ग का सामूहिक अधिकार होगा, न कि किसी एक व्यक्ति का व्यक्तिगत अधिकार। तो इस तरह जो है इसको हम समझ सकते हैं। अब इसकी जो इंग्लिश में परिभाषा है उसको भी हम आपको बता दे रहे हैं। इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में इंग्लिश में कहा गया है सोशलिज्म मीन्स ए ऑर्गेनाइजेशन। सोशलिज्म मीन्स an organization of workers for the conquest of political power for the purpose of transforming capitalist property into social property। तो इसमें हिंदी में आपको बता ही दिया गया, वही बात होगी कि इसमें जो समाजवाद होता है उसमें सामाजिक सत्ता कायम की जाती है, वर्कर्स की, मजदूर वर्ग की सत्ता कायम की जाती है, संपत्ति पर मजदूरों का अधिकार होता है, और उनका सामूहिक अधिकार होता है। किसी व्यक्ति का या किसी पूंजीपति का संपत्ति पर एकमात्र अधिकार नहीं होता है। अब जो दूसरी परिभाषा है वो सेलर्स की है, जो कहते हैं समाजवाद एक ऐसी प्रजातांत्रिक विचारधारा है जिसका उद्देश्य समाज में एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था लाना है जो किसी भी समय व्यक्ति को अधिकतम संभव न्याय और स्वाधीनता प्रदान कर सके। तो जो सेलर्स हैं वो कहते हैं समाजवाद एक ऐसी प्रजातांत्रिक विचारधारा, यह एक प्रजातांत्रिक विचारधारा है। समाजवाद एक डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी है या डेमोक्रेटिक थॉट है, जो कि जो प्रमुख रूप से समाज में एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था लाना है जो किसी भी समय व्यक्ति को अधिकतम संभव न्याय और स्वाधीनता प्रदान कर सके। मतलब इसमें जरूरी है कि समाज में लोगों का, मतलब उस देश की जनता का अधिक से अधिक हित किया जाए, उस देश की जनता का अधिक से अधिक हित किया जाए, उनको सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिले। इस तरह का न्याय जरूरी है जिससे कि समानता का भाव लोगों के अंदर समाहित हो सके, लोग समानता के भाव को स्वीकार कर सकें। यदि इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं, इस तरह बोलेंगे, सोशलिज्म इज अ डेमोक्रेटिक मूवमेंट whose purpose is the securing of an economic organization of society which will give
the maximum possible at any time of justice and liberty। इसमें हर व्यक्ति को जस्टिस होगा, हर व्यक्ति को न्याय मिलेगा, सबको लिबर्टी मिलेगी, आज़ादी मिलेगी, फ्रीडम मिलेगा और सबको समान अधिकार मिलेगा। राज्य की संपत्ति पर सबका बराबर हक होगा, सबको उसकी ज़रूरत के हिसाब से सामान मिलेगा। तो अब इसको हम यदि व्याख्यायित करते हैं तो इस प्रकार कह सकते हैं कि समाजवाद एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था है जिसमें सभी व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा और इसमें पूरी संपत्ति पर आम जनता का अधिकार होगा और आम जनता की तरफ से एक निर्वाचित सरकार या जो जिस तरह से एक सरकार के पास पूरी सत्ता होगी, रिसोर्स पर एक कलेक्टिव या सामूहिक नियंत्रण होगा। किसी एक व्यक्ति का या किसी एक पूंजीपति का उस पर नियंत्रण न होकर के लोगों का सामूहिक नियंत्रण होगा और इन साधनों का प्रयोग किसी एक व्यक्ति के भलाई के लिए नहीं किया जाएगा, बल्कि इन साधनों का प्रयोग सभी व्यक्तियों की भलाई के लिए किया जाएगा। और इस समाजवाद में सभी लोग अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार काम करते हैं और उनको उनकी ज़रूरत के हिसाब से आर्थिक सामाजिक अधिकार प्राप्त होते हैं, उनको ज़रूरत की चीज़ें प्राप्त होती हैं। अब समाजवाद की कुछ विशेषताएं हैं, उसको हम आपको बता देते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलिज्म, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। पहली बात है संपत्ति के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व, कलेक्टिव ऑनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन के मीन्स है या प्रोडक्शन के साधन पर है उस पर सबका सामूहिक अधिकार होगा, किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होगा, बल्कि उस देश की जनता का अधिकार, उस रिसोर्स पर, उस देश के रिसोर्स पर जनता का पूर्णतया अधिकार होगा और वो अपनी सरकार निर्वाचित करेंगे और सरकार के माध्यम से सबको ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें मिलेंगी। और इसमें पूंजीपतियों के लिए तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लिए कोई जगह नहीं होती है। जो दूसरी जो इसकी खासियत है या जो दूसरी विशेषता है वो है आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन को हम इकोनॉमिकल प्लानिंग भी बोल सकते हैं। इकोनॉमिकल प्लानिंग में क्या है कि एक प्लानिंग की जाती है, योजना बनाई जाती है कि किस व्यक्ति को किस चीज़ की ज़रूरत है या समाज को किन चीज़ों की ज़रूरत है और समाज की पूंजी को किस तरह से इन्वेस्ट किया जाएगा, उसका प्रोडक्शन किस प्रकार होगा और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाएगा। जो तीसरा चीज़ है प्रतियोगिता के स्थान पर सहयोग, कोऑपरेशन इज कंपल्सरी ऑन द स्पेस ऑफ कंपटीशन। इसमें जो है कोऑपरेशन जरूरी है, सहयोग की भावना जरूरी है। सब लोग मिलकर के अपनी योग्यता के अनुसार, क्षमता के अनुसार काम करते हैं। किसी एक आदमी पर काम का वर्डन न होकर के सभी लोगों के ऊपर काम का वर्डन होता है और सब अपनी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार काम करते हैं और उनको अपनी आवश्यकता के अनुसार वेतन मिलता है या दूसरे प्रकार के लाभ मिलते हैं। इसकी जो चौथी विशेषता है वो है आर्थिक समानता, इकोनॉमिकल इक्वलिटी। आर्थिक समानता, इकोनॉमिकल इक्वलिटी मतलब ये है कि इसमें सब व्यक्ति को धन अर्जन करने का या अर्निंग करने का समान अवसर प्राप्त होता है। अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार सबको अर्निंग करने का अधिकार प्राप्त होता है, सबको पेशा चुनने का अधिकार होता है। अपनी क्षमता योग्यता के अनुसार पेशा चुनने का अधिकार होता है, कोई उसको पेशा चुनने या उससे मना नहीं कर सकता है। और जो अगला जो इसकी खासियत है वो है सेंट्रल अथॉरिटी, मतलब कि केंद्रीय सत्ता। इसमें एक केंद्रीय सत्ता होती है, मतलब जो पावर होता है वो कुछ लोगों के, मतलब कुछ चुने हुए लोगों के हाथों में या जो उनकी तरफ से, पब्लिक की तरफ से कुछ लोगों के हाथों में सत्ता होती है और उन्हीं के माध्यम से वे अपना काम करते हैं। और जो इसका अगला है वो कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट मतलब ये है कि सरकार पब्लिक के कल्याण के लिए सब कुछ करेगी, सारे संसाधनों का प्रयोग पब्लिक के कल्याण के लिए ही होता है, जनता के कल्याण के लिए होता है, मजदूरों के कल्याण के लिए तथा और भी जो समाज के लोग हैं उनके कल्याण के लिए ही होता है, बल्कि संपत्ति अर्जित करके व्यक्तिगत रूप से नहीं रखी जाती है। और जो अगला है मानवीय आदर्शों का महत्व। इस विचारधारा में जो ह्यूमन
आइडियोलॉजी है या ह्यूमन आइडियल्स हैं उनको वैल्यू दिया जाता है। मतलब समानता, भ्रातृत्व या फ्रेटर्निटी, समता, इक्विटी और सोशल जस्टिस एवं इकोनॉमिकल जस्टिस एवं पंथ निरपेक्षता या सेकुलरिज्म, ये सब इसकी खासियत होती है। तो इन सब तत्वों के साथ में हम जो है एक सोशलिज्म को आगे बढ़ा सकते हैं या उसको समझ सकते हैं। और फिर जो अगला चीज़ है इसमें श्रम का महत्व, इम्पॉर्टेंस ऑफ लेबर, श्रम का महत्व। इसमें काम करने का महत्व होता है। कोई व्यक्ति बैठ करके धनार्जन नहीं करेगा, बल्कि काम करते हुए धनार्जन करेगा और उसकी क्षमता के हिसाब से ही उसको संसाधन प्राप्त होंगे। और जो इसमें अगला है शोषण का अंत, एंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। इसमें किसी व्यक्ति का शोषण नहीं किया जा सकेगा, सबको अधिकार होगा कि वो शोषण से मुक्त हो जाए और उनका किसी प्रकार भी शोषण नहीं किया जा सकेगा, उनको उनके अधिकार मिलेंगे। और जो अगला है वो है पूर्ण रोजगार या फुल एम्प्लॉयमेंट। इसमें कोई भी आदमी बेरोजगार नहीं रहेगा, उसको उसकी क्षमता के अनुसार, उसकी योग्यता के अनुसार, स्किल के अनुसार उसको काम मिलेगा। इस प्रकार समाजवाद एक व्यापक शब्द है और दुनिया के अधिकांश देशों ने इसको स्वीकार किया है, समाजवाद को स्वीकार किया। इसके बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन उन प्रकारों की चर्चा हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में इसका बहुत शार्ट रूप है, तो हम उसी हिसाब से लेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।